हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में 1.6 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज की क्लास में हम करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। आप 11th क्लास में आ गए हैं। 11th में और 12th में जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइजेज हैं उसके अलावा एक मिसलेनियस एक्सरसाइज भी दे रखी है। अब मोर प्रोबेबली स्टूडेंट्स सोचते हैं कि जो मिसलेनियस है इसका मतलब जो पिछली 6 एक्सरसाइज आपने की है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और आप उन्हें आराम से कर लेंगे। लेकिन मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि मिसलेनियस बनाने का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि स्टूडेंट्स को थोड़ा एक्स्ट्रा या एडवांस एज दिया जाए। अब उसमें उन्होंने क्या किया कि लास्ट जो 6 एक्सरसाइज तक, जैसे इस एक्सरसाइज की बात करूं, इस चैप्टर में 6 एक्सरसाइज तक के क्वेश्चंस तो हैं ही, प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हैं जो आपने अभी तक पढ़े ही नहीं है। यानी कि मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट या टॉपिक भी कवर किए जाते हैं। तो अभी हम फिलहाल एक एक करके क्वेश्चन समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम मिसलेनियस के एग्जाम्पल समझेंगे, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज कराऊंगा तो आप एग्जाम्पल्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, इस चैप्टर के एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर मैं सिर्फ मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस मिसलेनियस के अनसॉल्व क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी कॉपी पेन तैयार रखिए और देखते जाइए। यहां पर कहता है एग्जाम्पल 28 में, शो दैट द सेट ऑफ लेटर नीडेड टू स्पेल दिस। ये आपके सामने स्पेल किया हुआ है, इसको शो करके दिखाना है। एंड द लेटर नीडेड टू स्पेल दिस, ये दोनों के दोनों को इक्वल शो करके दिखाना है। तो ये तो बहुत आसान हो गया। यानी कि इसमें तो सिर्फ आपको ये करना है, ये 28 एग्जाम्पल है, सिर्फ ये करना है कि पहले ए सेट बना लेना है। ए सेट के अंदर आप ये वाले जो कैरेक्टर दे रखे हैं आपको, ये जो लेटर्स दे रखे हैं, इन लेटर्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखते हैं रोस्टर फॉर्म? पहले लिखते हैं सी, फिर उसके बाद लिखेंगे ए, फिर उसके बाद कोमा लगा के लिखेंगे टी, फिर उसके बाद कोमा लगा के लिखेंगे ए। लेकिन ए दोबारा तो आएगा नहीं, रोस्टर फॉर्म ही इक्वल है या नहीं है ये शो करके दिखा पाएगा। रोस्टर फॉर्म डायरेक्ट तो इक्वल दिखेगा ही नहीं आपको। तो रोस्टर फॉर्म में, यानी कि जो सेट में रोस्टर फॉर्म बनाया जाता है, किसी वर्ड को कैसे हम अलग अलग करते हैं, यानी कि कैसे अल्फाबेट्स को अलग करते हैं, ए जो है दोबारा नहीं आएगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड। आर की बात कर लेते हैं तो आर जो है ये बिल्कुल आएगा। उसके बाद फिर ए आ गया, ये ए दोबारा से फिर से नहीं आएगा, फिर सी दोबारा नहीं आएगा, फिर टी दोबारा नहीं आएगा। यानी कि सिर्फ इतने ही लेटर्स बनेंगे जितने मैंने अभी बनाए। यानी कि ये जो वर्ड आपके सामने दे रखा था, इस वर्ड के अंदर से हमने जो लेटर्स बनाए, जो रोस्टर फॉर्म बनाई, वो ये बन सकती है। नेक्स्ट वाले वर्ड की बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। इसे बी मान लेते हैं हम। अगर बी सेट मान लेंगे तो ये हो जाएगा टी, फिर आर, फिर ए, फिर सी, और टी तो दोबारा आएगा नहीं। देखो यहां पर, तो इसका मतलब आप देखिए, रोस्टर फॉर्म जब बना लेते हैं तब चेक करिए कि क्या ये दोनों इक्वल हैं। यस, ये दोनों इक्वल हैं, ए बराबर बी के है, और आपने शो कर दिया। तो पहला जो एग्जाम्पल था, यानी 28 एग्जाम्पल मिसलेनियस का, ये तो वही था जो पीछे आपने पढ़ा है, तो नया तो कुछ नहीं था इसमें। अब 29 एग्जाम्पल की बात करेंगे। कहता है लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट दिस। इस सेट के सभी जो सबसेट्स हैं उनकी लिस्ट तैयार करिए। तो इनकी लिस्ट कैसे तैयार होगी? बहुत सिंपल सा काम है। आपको सबसे पहले तो एक फाइल लिखना है। सबसेट की बात हो रही है, ऑल सबसेट। मैंने आपको बताए थे सारे सबसेट्स कैसे लिखते हैं। पहला 5 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपके पास, ऐसे करली ब्रैकेट लगाइए और 1 लिखिए। तीसरा सबसेट हो जाएगा 0, चौथा सबसेट हो जाएगा 1, पांचवा सबसेट हो जाएगा आपके पास -1 और 0, छठा सबसेट आपके पास हो जाएगा 0 और 1, सातवां सबसेट हो जाएगा आपके पास -1 और 1, आठवां सबसेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1, 0 और 1। क्योंकि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट भी होता है। तो ये सारे के सारे 8 नंबर्स बने। और मैंने बताया था अगर आपको डायरेक्टली नंबर पूछ लिया जाए, ऑब्वियस सी बात है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे तो उसमें डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो इतना सारा बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अगर पूछा जाए नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स, तो मैंने क्या बताया था उसका, 2 की पावर n, और n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आपके सामने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 3, तो 2 की पावर 3 8। देख सकते हो 8 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अगर इसी में आपको अगर ये नंबर ए दे रखा होता, ये ए सेट है, तो पावर सेट ऑफ ए पूछ ले, पावर सेट ऑफ ए, तो वो क्या करेंगे, इसी पूरे के पूरे सबसेट के ऊपर ऐसे करली ब्रैकेट लगा दीजिए, आठों के आठों इसमें लिख दीजिए। ये पावर सेट होता है, एक कंबाइंड सेट।
ओके, तो 29 आपको मैंने बताया, इसका नीचे आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा है। आपको ये दोनों के दोनों एग्जांपल समझ में आए होंगे, क्योंकि दोनों एग्जांपल्स वही हैं रिलेटेड टू जो पिछली एक्सरसाइजेस आपने की है। अब हम चलते हैं यहां, ये अब जितने भी एग्जांपल्स आएंगे ना, अब आपको पता चलेगा कि मैं मिसलेनियस के एग्जांपल्स क्यों कर रहा हूं। ये नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे और आपको समझने होंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल बात करते हैं 30th एग्जांपल की। कहता है शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंप्लाइज ए इक्वल टू बी। सबसे बड़ी कंफ्यूजन इसकी लैंग्वेज में। जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं उनको तो बहुत ही परेशानी होने वाली है, और जो इंग्लिश मीडियम के वो भी सही से इसका मतलब निकाल नहीं पाएंगे। आप सोचिए इसका मतलब आप क्या निकाल रहे हैं, आप निकाल रहे हैं कि शो करके दिखाओ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, जबकि इसका ये मतलब नहीं है। अब इसका मतलब समझने के लिए मैं इसको हिंदी में लिखता हूं। देखो हिंदी में लिख रहा हूं मैं, इसको ध्यान से समझना। दर्शाइए दर्शाइए कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का अर्थ ए बराबर बी होता है, या फिर कह सकता हूं ए का अर्थ है ए बराबर बी, ऐसे लिख सकता हूं। चलो ये ज्यादा अच्छा है। क्या समझा आपने? अब देखो बिल्कुल सबके सब आपकी जो जो फीलिंग है ना, जो एकदम से जज्बात हैं, वो सारे के सारे बदल गए। आप देखिए जरा, यहां पर लिखा है दर्शाइए कि ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी का अर्थ ए बराबर बी होता है। ये दर्शाइए कि ये इसके बराबर होता है, ये दर्शाना है। तो बेसिकली शो क्या करना है, आपको कहता है शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, और ये इंप्लाइज जो वर्ड है ना, इसको याद कर लेना। इसका मतलब होता है का अर्थ है। इंप्लाइज जब भी लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मीनिंग निकालना का अर्थ है। तो यानी कि ये जो वर्ड है, ये जो लिखी हुई सिचुएशन है, ये सिचुएशन का मीनिंग है ए बराबर बी, ये दर्शाने को कह रहा है। यानी कि अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो सिंपल शब्दों में ये गिवन है। गिवन है कि ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी के है, ये गिवन है। और यही बस क्वेश्चन का सबसे बड़ा ट्रिकी पॉइंट है। स्टूडेंट सोचते हैं शो दैट ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आती बात? अच्छा, अब आपको क्या चीज शो करनी है, दर्शाना क्या है, शो करके दिखाना है शो दैट ए इज इक्वल टू बी। यानी कि आपका काम यह है कि अगर ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी के हो जाता है तो दर्शाइए, ये शो करके दिखाइए कि ए बराबर बी के होगा। तो ये बात आपको समझ में आती है। अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। ये नाम आपने इससे पहले नहीं सुना होगा क्योंकि कोई एक्सरसाइज में नहीं आया। क्या नाम आता है? प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। यानी कि सेट जो है, जो सेट थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज भी हैं, उसके सारे रूल्स भी हैं स्पेसिफिक। और वो रूल्स कुछ तो बताए थे, जैसे कि लॉ प्रॉपर्टी बताई थी आपको, कॉम्प्लीमेंट की, इंटरसेक्शन की, यूनियन की, वो सब यूज होंगी और एक्स्ट्रा भी कुछ यूज होंगी जो अभी फिलहाल आपको नहीं दिखेगी। ठीक है ना? तो मैं इस क्वेश्चन को प्रॉपर्टी से करके दिखाता हूं और आपको समझ में आएगा। यहां पर वैसे इसका सॉल्यूशन तो लिखा हुआ है, बट मैं जो समझा रहा हूं उसको भी समझिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेट करना है। लेट करना है कोई ऐसा एलिमेंट जो कि ये देखो ये इक्वल है ए के सेट के अंदर आता हो, आप लेट कर लीजिए। तो आपको जैसा क्वेश्चन में लिखा है मैं वैसे ही बताऊंगा। ए बिलोंग्स टू ए, ये ए जो है एक एलिमेंट है और ये जो कैपिटल ए है ये एक सेट है। अच्छा, इसे भी समझने के लिए ना एक चीज और समझ लीजिए। वो चीज क्या समझेंगे आप, हालांकि मैंने बताई है लेकिन फिर भी रिकॉल कराता हूं। ये निशान क्या है, इसका मतलब है एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट ऑफ। और ये निशान क्या है, इसका मतलब है सबसेट। यानी कि इस निशान का मतलब एलिमेंट है, इस निशान का मतलब सबसेट है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। अगर मेरे को ए एक सेट दे रखा है 1 और 2, ये दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये कहूंगा कि एक जो है वो एलिमेंट है ए का। क्या है? एलिमेंट। एलिमेंट कैसे बनेगा भाई? एलिमेंट ऐसे बनेगा, ए जो है वो एलिमेंट है ए का, एक। ऐसे ही मैं कहूंगा 2 जो है वो एलिमेंट है ए का। तो बात समझ में आई, एलिमेंट क्या होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं इसके ऊपर करली ब्रैकेट लगा दूं तो ये कहलाएगा सबसेट ऑफ ए। याद रखना, सबसेट कब कहलाएगा? जब करली ब्रैकेट लगा दूंगा। इसी तरीके से अगर मैं 2 पे करली ब्रैकेट लगा दूंगा तो ये सबसेट ऑफ ए कहलाएगा। ओके, बात समझ में आती है। अच्छा, एक नाम और आता है पावर सेट। क्या नाम आता है?
पावर सेट। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, उसे रिप्रेजेंट करते हैं पी ब्रैकेट ऑफ ए से, इसका मतलब है पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए का मतलब होता है ऑल सबसेट्स इन अ सेट, यानी कि इसके सभी के सभी सबसेट्स को एक सेट के अंदर रखना। क्या क्या सबसेट थे इसके, 5 था, 1 था, 2 था और 1 और 2 था। तो क्या समझ में आया, ये चारों के चारों जो नंबर मैंने लिखे हैं 1 2 3 4, ये पावर सेट कहलाएगा, पावर सेट, ध्यान से समझना, ठीक है ना। अगर मैं अब आपसे कहूं कि एक जो है वो कौन है, एलिमेंट है किसका, एक मैट्रिक्स ए का। अगर मैं आपसे कहूं कि एक जो है वो सबसेट है, सबसेट किसका, ए का, तो आप कहेंगे नो सर ये आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि एक जो है सबसेट नहीं हो सकता, सबसेट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि एक को सबसेट होने के लिए ऐसे करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ऐसे अगर करली ब्रैकेट लगाएंगे तभी सबसेट होगा, यानी कि ये एक सेट होना चाहिए तभी तो दूसरे का सबसेट होगा, अभी तो फिलहाल एलिमेंट है। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं आपसे कहूं एक जो है एलिमेंट है पावर सेट ऑफ ए का, तो आप कहेंगे चेक कर लेते हैं सर पावर सेट ऑफ ए कहां है, पावर सेट ऑफ ए ये है, इसके एलिमेंट्स कहां है, इसके एलिमेंट है 5 करली ब्रैकेट ऑफ ए पर करली ब्रैकेट ऑफ 2 करली ब्रैकेट ऑफ 1 और 2, ये है करली ब्रैकेट के साथ। लेकिन ये तो ऐसा नहीं है, पावर सेट ऑफ ए के अंदर तो करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स देखो आपके सामने है, लेकिन ये तो ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो कहेंगे सर ये गलत लिखा है, नो ऐसा नहीं हो सकता, नॉट। तो फिर कैसा हो सकता है, तो फिर मैं कहूंगा कि एक के ऊपर अगर करली ब्रैकेट लग जाता तो फिर ये एलिमेंट कहलाता पावर सेट ऑफ ए का। अब देखो यहां कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, देखो एलिमेंट यहां भी यूज कर रहा हूं, एलिमेंट यहां भी यूज कर रहा हूं, डिपेंड कर रहा है किसके एलिमेंट की बात कर रहा हूं। अगर ए सेट की बात कर रहा हूं तो आपको साफ साफ दिख रहा है एक जो है वो एलिमेंट है, अगर पावर सेट ऑफ ए की बात कर रहा हूं तो आपको साफ साफ दिख रहा है करली ब्रैकेट ऑफ एक जो है वो एक एलिमेंट है। बात क्लियरली समझ में आ रही है, ओके। अगर मैं बात करता हूं इसी में सबसेट की, तो आप देखोगे यहां पर करली ब्रैकेट ऑफ 1 जो है, करली ब्रैकेट 1 जो है वो सबसेट होगा, क्या होगा, सबसेट, किसका सबसेट होगा, ए का। ये तो बात क्लियर है, ए का एक सबसेट। लेकिन अगर मैं बात करता हूं सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तो कहेंगे नहीं सर पावर ऑफ सेट ऑफ ए का सबसेट कैसे हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए का सबसेट होने के लिए इसके ऊपर एक और करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। हालांकि इसके कंसेप्ट को अभी मैं नहीं समझा रहा क्योंकि क्वेश्चन में यूज नहीं है, लेकिन ये सारी बातें जो मैंने अभी अभी लिखी हैं आप अपनी कॉपी पे लिख के उस पर खुद विचार विमर्श करें। मैं चाहता हूं कि अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है, जितनी भी नॉलेज आपने ले ली है ना, उससे आप खुद विचार विमर्श करें कि कौन सी चीज पावर सेट होती है, कौन सी चीज सबसेट होती है, कौन सी चीज एलिमेंट होती है। अपने तरीके से अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट करें। ऑफ कोर्स आप कहीं ना कहीं फंसेंगे, देन मुझसे आके पूछेंगे तो आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक तो ये बात मैंने आपको बताई। दूसरा, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं और इसको हम 2 सेक्शन में करेंगे। 2 सेक्शन में, क्या सेक्शन है वो बताता हूं मैं। एक में क्या करता हूं, मैं नाम रख देता हूं, पहले मैं यही लिख के दिखाता हूं आपको, मैं नाम लिख के दिखा रहा हूं, जैसे कि मैंने लेट कर लिया ताकि आपको समझ में आ सके। ए एक सेट है और उस सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स लिख देता हूं, 1 और 2 लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया, ए एक सेट है उसके अंदर एलिमेंट लिख दिया। बी एक दूसरा सेट है जिसके अंदर मैंने एलिमेंट लिख दिया 1 और 2। आप कहेंगे सर और कुछ क्यों नहीं लिख सकते, आपने 1 2 ही क्यों लिखा, चलो मैं आपको कुछ और लिख के दिखा देता हूं। ये मैंने लिख के दिखा दिया यहां पर 3, ओके। लेकिन इसकी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी और उसकी शर्त यह है क्वेश्चन की कि आपको गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए यूनियन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के, ऐसा गिवन है। तो आप जरा करके दिखाइए, ए यूनियन बी कितना आएगा, ए यूनियन बी आएगा ए और बी के सारे एलिमेंट्स लिख लीजिए 1 2 3, और जब ए इंटरसेक्शन बी की बारी आएगी तो क्या आएगा, ये आएगा 1 और 2। तो क्या ए यूनियन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के, आप कहेंगे नो सर बराबर नहीं है। तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस होगी, अभी तो बताया आपको ए इज इक्वल टू बी वाली सिचुएशन ही हो सकती है सिर्फ, ये तो आपको बताइए, बट इसको आपको शो करके दिखाना है। तो शो कैसे करना है, उसके लिए मैं आपको साथ साथ क्या करता हूं, एक संख्या भी लिख के दिखाता हूं। तो यानी कि ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है आपके सामने 1 और 2, और बी की वैल्यू भी 1 और 2 ले ली, यूनियन भी 1 2 आ गया, इंटरसेक्शन भी 1 2 आ गया। तो बात क्लियर है, ये संख्या आपने ले ली है। अब और आगे बढ़ते हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा ए इज अ सेट बिलोंग्स टू और एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ए एक ऐसा सेट है जो कि एलिमेंट है ए का।
ए मतलब कि एक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है एलिमेंट ऑफ ए, और दो भी हो सकता है, मर्जी आपकी चलेगी, ठीक है ना, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अगर ये इसका एलिमेंट है तो ए जो है वो एलिमेंट होगा ए यूनियन बी का। अगर ए का एलिमेंट है, ए सेट का एलिमेंट है, तो यूनियन का भी होगा। अब इस बात को हम देखते हैं, साथ साथ हमने प्रूफ भी किया। देखो, अगर एक की बात कर ले, एक अगर ए का एलिमेंट है तो यूनियन का एलिमेंट भी तो है, देखो यूनियन का भी है, ठीक है, बात क्लियर होती है। अगर मान लीजिए ये ए का एलिमेंट है तो यूनियन का भी होगा। ओके, उसके बाद इसने क्वेश्चन में कहा है, हम लिखेंगे गिवन, मेरे साथ साथ लिख सकते हैं आप, गिवन है, क्या गिवन है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये गिवन है। इसका मतलब यूनियन की जगह पर अगर मैंने इंटरसेक्शन लिख लिया तो ए इज अ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है, इसका मतलब हो गया ए एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी है। स्मॉल ए एक एलिमेंट है, वो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, दोनों के पास है। तो इसका ये भी मतलब हुआ, लिखेंगे सो ए इज अ एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि ए बी का भी एलिमेंट हो गया। तो आप सोचिए कि आपने लेट किया था कि ए जो है वो ए का एलिमेंट है ना, ए सेट का, और ए निकल के आ गया अब बी सेट का एलिमेंट, जो ए का भी एलिमेंट है और बी का भी एलिमेंट है। ऐसे अगर सभी, ए का मतलब कोई भी रैंडम लिया गई संख्या, तो ये एक भी ले सकते हो, दो भी ले सकते हो, ऐसा अगर सभी के लिए एप्लीकेबल है तो लिखेंगे हेंस ए जो है, ये ए जो सेट ए है इज अ सबसेट ऑफ बी। तो फिर क्या हुआ, ए जो है वो सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में। ओके, और याद रखना इक्वल करने के लिए एक कंडीशन, कभी भी आपसे इक्वल पूछे ना, कभी भी, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, कभी भी आपसे कहे ए बराबर बी करना है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको करना है ए सबसेट ऑफ बी और आपको करना है बी सबसेट ऑफ ए। बस अगर आपने ये कर दिया तो आपका वो इक्वल हो गया, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में है और बी के सारे एलिमेंट्स ए में है। तो एक सिचुएशन तो मैंने बना दिया आपके सामने और इसका प्रैक्टिकल भी मैंने क्वेश्चंस करके दिखा दिया। अब बात करते हैं हम दूसरी सिचुएशन की, दूसरी भी सेम ऐसे ही करेंगे। जैसे कि मैंने एक एलिमेंट ए लिया, इसी तरीके से मैं दूसरा एलिमेंट बी ले लेता हूं। लेट कर लेते हैं, लेट बी इज बिलोंग्स टू बी। ओके, अगर बी बी में बिलोंग करता है, बी सेट के अंदर बिलोंग करता है, आप एक्स ए बी की जगह एक्स और वाई भी ले सकते हैं कंफर्टेबली, है ना। मैंने इसलिए ए और बी लिया क्योंकि लिखा ए बी हुआ था, तो आप अगर बाद में मैच करेंगे तो कंफ्यूज ना हो जाए, वैसे भी ये इतना टिपिकल सा कॉन्सेप्ट होगा ये। उसके बाद अगर ये बी का एलिमेंट है तो इसका मतलब सो बी इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का भी एलिमेंट हो। भाई अगर बी का एलिमेंट हो तो ए यूनियन बी का होना है ना। देखो, अगर मैं कहूं ए के अंदर लिखा है 1 2 और बी के अंदर लिखा है आपके सामने 2 3 4 5, ऐसे लिखा है, और मैंने कहा कि कोई एलिमेंट बी का है, जैसे कि मान लो 5 है, 5 इज द एलिमेंट ऑफ बी, है ना। तो अगर मैं ए यूनियन बी निकालूंगा तो उसमें 5 जरूर होगा, 1 2 3 4 5। देखो 5 इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो जो किसी एक पार्टिकुलर सेट का एलिमेंट होता है तो उसमें कंबाइंड यूनियन का भी एलिमेंट हो जाता है। ये कंडीशन तो बिल्कुल क्लियर है ना, एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर सिचुएशन आपके सामने बताई मैंने। अभी आगे बात करते हैं, यहां पर देखिए, कहता है अगर बी जो है वो सेट बी का एलिमेंट है तो इसका मतलब बी ए यूनियन बी का भी एलिमेंट होगा। और अगर एलिमेंट होगा तो इसका मतलब ये भी हुआ कि, इसका मतलब ये हुआ कि, और यहां पर आप लिख सकते हैं इसे, यहां पर लिख दीजिए, बिकॉज ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। सो बी इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और अगर कोई एलिमेंट दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन का भी एलिमेंट होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बी इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ ए। और अगर बी जो है ए का एलिमेंट है, साथ साथ ए का भी एलिमेंट हो गया, बी का भी था ए का भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, लिखेंगे देन यहां पर क्या लिखेंगे, बी इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए। बी के सारे एलिमेंट्स किस में मिलेंगे, ए के एलिमेंट में मिलेंगे। और मैंने बोला कि अगर इक्वल करना है तो दो चीजें बनानी चाहिए थी, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए इज इक्वल टू बी। तो देखो यहां पर मैंने क्या किया, एक रेफरेंस के लिए आपको संख्या लिख दी, ये आपको नहीं करनी है क्योंकि ये तो आपको जनरली कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी ना। आपको इस तरीके से लिखना है, ए बी एक्स वाई ऐसी कोई एक संख्या लिखनी है। अच्छा, ए लिखने का मतलब क्या है, ए लिखने का मतलब है कि अगर मैंने ए लिख दिया तो उसमें 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, मतलब कुछ भी आ गया।
और अगर मैंने स्पेसिफिक 1 लिखा तो फिर उसमें सब चीजें नहीं आ सकती। तो इसीलिए हम ऐसा कांस्टेंट लिखते हैं जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, इसलिए इसको इसी सेंस में किया जाएगा। तरीका मैंने बता दिया, कॉपी आपने साथ साथ कर लिया होगा, साथ साथ इसमें यहां पर लिखा भी हुआ है, ठीक है ना। इसमें सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन थी वो क्या थी? वो कंफ्यूजन थी कि ये क्वेश्चन पढ़ने में ही नहीं बच्चों को सही से आता था। मैंने आपको हिंदी में लिख के बताया है तो आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। ये प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स के क्वेश्चंस हैं। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये मोस्टली स्कूल वाले जो हैं वो नहीं कराते। स्कूल में ये कहते हैं कि आप सेट पढ़िए, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स आउट ऑफ द सिलेबस है, यानी कि आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूं कि अगर आपको फ्यूचर में कोई एंट्रेंस एग्जाम देना हो, जेई मेंस के लिए जाना हो या किसी भी एंट्रेंस के एग्जाम के लिए, तो वहां पर सीबीएसई के रूल्स नहीं चलते हैं। वहां पर तो ये कहा जाता है कि 11th में आपने ये चीज पढ़ी है। सो दैट्स वाई अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है, कनेक्ट नहीं कर रही है, मैथ्स के आप इतने इंटरेस्टिंग नहीं है, तो स्किप कर दीजिए, वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए, आप अगला सेक्शन देख लीजिए। फिलहाल इस सेक्शन के अंदर तो आपको ये दो क्वेश्चंस करने होंगे, 30 और 31। उसके बाद नहीं है प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस, बस ये दो ही है, देखने में भी लग रहे हैं। चलो 31 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहां पावर जो है सेट की बात करेगा, कहता है फॉर एनी सेट ए बी, कोई सा भी सेट बोल रहा है, ये स्पेसिफिक नहीं बोला, कोई सा भी ले लो, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। कहता है आपसे एग्जाम्पल नंबर 31 के अंदर के शो करके दिखाइए कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। ये शो करके दिखाइए। और मैंने कहा था कभी भी इक्वल शो करना हो तो आपको दो कंडीशन याद रखनी होगी और उसे करना पड़ेगा। दोनों कंडीशन क्या है इक्वल के लिए? पहले तो ये जो सेट है, जो भी सेट बनेगा, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बनेगा, ये सबसेट होना चाहिए। किसका? इसका सबसेट, यानी कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। पहली कंडीशन तो ये है ना। और दूसरी कंडीशन क्या है भाई? दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो सेट है, यानी कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी सबसेट होगा। और किसका सबसेट होगा? ये सबसेट होगा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, यानी कि ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट। और अगर ये हमने प्रूफ कर दिया, ये दोनों कंडीशन अगर हमने सेटिस्फाई कर दी, तो इसका मतलब ये भी हो गया कि दोनों के दोनों बराबर है। बस हमें ये करना है। हमारा काम क्या है मैंने आपको बता दिया, अब करेंगे कैसे वो बता देता हूं। देखो बात पावर सेट की कर रहे हैं, तो पावर सेट में जब आप लेट करेंगे तो आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं x इज बिलोंग्स टू द पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। आप ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन इन्होंने लिखा है कैपिटल X, तो मैं कैपिटल X लिख के और उसका रीजन बता रहा हूं क्यों लिखा गया है। क्योंकि स्मॉल x से एक एलिमेंट रिप्रेजेंट होता है, लेकिन कैपिटल X से एक सेट रिप्रेजेंट होता है। ठीक है ना। सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो कैपिटल इंग्लिश लेटर से, जो इंग्लिश लेटर्स हैं अल्फाबेट के लेटर्स, कैपिटल की बात करेगा, सेट ए सेट बी। देखो ए से आपको एक सेट बता रहा है और स्मॉल ए से उसके अंदर आने वाला एक एलिमेंट बता रहा है, तो इसलिए स्मॉल ना लिख के कैपिटल लिख सकते हो। अदरवाइज अगर पेपर में आपने स्मॉल भी लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने स्मॉल को ही एक मैट्रिक एक सेट बनाया है, तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको मैं यहाँ पर कैपिटल लिख के दिखा रहा हूँ जैसा इसमें लिखा है। कैपिटल एक्स जो है वो बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में, ऐसा मैंने लिखा। अगर मैंने ऐसा लिखा तो इसका मतलब ये भी हुआ कि एक्स जो होगा, यानी कि जो ये सेट बनेगा, सेट होगा यह, ये सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का। अब आप कहोगे सर ये समझ नहीं आ रही बात, तो मैं अभी समझाता हूं। इसका जब भी समझ में आएगा, जब एक एग्जांपल लेने वाला हूं तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। ठीक है ना। अगर मैंने कहा कि x जो है एलिमेंट होगा पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b का, तो x सबसेट भी होगा a और b का। और अगर ये इसका सबसेट है तो इसका मतलब लिखेंगे सो x इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ a एंड x इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ b। x जो है वो a का भी सबसेट होगा, x जो है वो b का भी सबसेट होगा। अगर x a का सबसेट है तो इसका मतलब हुआ x एलिमेंट होगा पावर सेट ऑफ a का। अगर x b का सबसेट है तो इसका मतलब हुआ x जो है, x लिख देते हैं, x जो है वो एलिमेंट होगा पावर सेट ऑफ b का।
अब आपको कंफ्यूजन बिल्कुल हो रही होगी, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कहाँ सबसेट लिखे, कहाँ एलिमेंट लिखे। तो मैंने आपको कहा ना, जब तक चीजें बिल्कुल क्लियर दिमाग में नहीं होगी, इमेज नहीं बनेगी, जब तक ये क्वेश्चंस टच नहीं कर सकते। इसे ही कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। और इसीलिए मैंने कहा था मोस्ट प्रोबेबली स्कूल्स में इसको हटा दिया जाता है। तो अगर चीजें आपको समझ नहीं आ रही हैं तो इस सेक्शन को आप आगे बढ़ा दीजिए, इसको स्किप कर दीजिए और अगले क्वेश्चन 32 पर आ जाइए। अभी फिलहाल मैं तो इसको कंप्लीट कराने वाला हूं। जिसको समझ में आ रहा है वो स्टे करे और समझने की कोशिश करे। ओके, देखिए अगर मैं बात करता हूं एक एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल लूंगा मैं यहां पर एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैं लिख रहा हूं लेट ए इज इक्वल टू अ सेट ऑफ 1 2। सिंपल है, एक सेट लिख लिया। मैंने बोला है बी एक दूसरा सेट है, और दूसरा सेट क्या दे रखा है आपको, दूसरा सेट ले लेते हैं 1 2 3 ले लेते हैं। चलो 1 2 3। अब मैंने कहा पावर सेट ऑफ ए, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, है ना। पहले निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 और 2। अब इन सबके पावर सेट निकालते हैं, सबके पावर सेट, ठीक है ना। तो ए का पावर सेट, बी का पावर सेट और ए इंटरसेक्शन बी का पावर सेट। तो ए का पावर सेट क्या होगा भाई, ए का पावर सेट होगा 5, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2 एंड देन 1 2। ये हो जाएगा आपके पास 1 2। ओके, ये पावर सेट ऑफ ए आ गया। फिर पावर सेट ऑफ बी क्या होगा भाई, पावर सेट ऑफ बी हो जाएगा आपके पास, एक हो जाएगा 1, पहले 5 ले लेते हैं, फिर उसके बाद 1 ले लेते हैं, फिर उसके बाद 2 लिख लेते हैं, फिर उसके बाद 1 2 3 लिख लेते हैं, एंड देन 1 2 एंड देन 1 3 एंड देन 2 3 एंड देन 1 2 3। सारे पावर सेट्स लिख लिए मैंने, देखो यहाँ पर पावर सेट्स है ना। उसके बाद पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख के दिखाते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का पावर सेट क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास वही 5, ये देखो ना यहां से देख रहे हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, 5 के बाद 1 एंड देन 2 एंड देन 1 2। ओके, तो आपने सबके सेट भी बना लिए, सबके पावर सेट भी बना लिए, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इसने कहा है कि x जो है इज अ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ढूंढो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का है भाई, यहां है। तो x कौन है, x एक सेट है। देखो ना इंडिविजुअली, देखो आप कोई सा भी नंबर देख लीजिए, कोई सा भी नंबर, सबके सब एक सेट की फॉर्म में है, इसलिए इसे कैपिटल से दिखाया। ठीक है, बात समझ में आती है। चलो मैं एग्जांपल के तौर पर एक संख्या ले लेता हूं, 1 ले लेता हूं। तो मैंने कहा करली ब्रैकेट ऑफ 1 जो है, यानी कि ये जो x की वैल्यू को मैंने ये लिखा है, ये एलिमेंट है, ये एक हिस्सा है किसका, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का। बात क्लियर होती है। अगर ये इसका एलिमेंट है तो आगे मैंने लिखा है x सबसेट होगा एक ए इंटरसेक्शन बी का, यानी कि x मतलब कि दिस इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है जरा उसे देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी है ये, और इसका सबसेट हुआ कि नहीं हुआ। देखो सबसेट ऐसे ही देखते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1 है 2 है, तो इसका सबसेट क्या है, इसका एक सबसेट 1 होगा, इसका एक सबसेट 2 होगा, एक सबसेट इसका 1 2 होगा, एक सबसेट इसका 5 होगा। तो वही बात तो मैंने भी लिखी है। अच्छा, अगर मान लीजिए ये सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का, तो इसका मतलब ये जो है सबसेट ए का भी होगा, ए का भी सबसेट होगा और सबसेट बी का भी होगा। अब आप कहोगे सर जी इसे भी चेक करके दिखा दो। चेक कर लो ना भाई, ए ये लिखा हुआ, देखो ए सबसेट, इसका सबसेट तो यही होगा भाई। अगर मैं ए के एलिमेंट की बात करता हूं, 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, अभी तो बताया था, और दिस इज द सबसेट ऑफ ए, ये तो बताया ना मैंने आपको। तो ये देखो सबसेट मिल रहा है, ऐसे ही बी का भी मिल रहा है, ये देखो बी का सबसेट ये रहा एक। तो ये जो बातें मैंने यहां तक की लिखी हैं, ये सारी की सारी बातें बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं। अब आपको बस कॉपी पे लिखकर इसे थोड़ा सा टाइम देना है, और डेफिनेटली अगर आप टाइम देंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स आपको आ जाएंगे। मिसलेनियस के अनसॉल्व एक्सरसाइज आप देख लीजिएगा, उसमें सारा कुछ यही भरा हुआ है। तो अगर आप कहते हैं कि सर जी हमें ये समझ नहीं आ रहा है, तो मिसलेनियस की वो एक्सरसाइज आपको छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया है आपकी सहूलियत के लिए, कंफ्यूज मत होइए। मोस्ट प्रोबेबली ये एग्जाम्स में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस आ गए हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो हम ये एक फ्यूचर के लिए कि आगे कभी जरूरत पड़े हम तभी कर रहे हैं, नहीं करना आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए।
ओके। फिलहाल मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि x जो है एलिमेंट ऑफ a है, x जो है एलिमेंट ऑफ b है, a का एलिमेंट भी है, b का एलिमेंट भी है। अगर ये दोनों का एलिमेंट है तो x जो है वो एलिमेंट होगा पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। देखो ना, जब दोनों का एलिमेंट है तो उसके इंटरसेक्शन का भी तो एलिमेंट होगा। एलिमेंट को सही से लिखना। तो इसका मतलब ये पहली कंडीशन तो हमने बना दी। पहली कंडीशन में क्या बनाया, पहली कंडीशन में बनाया कि हमारे पास ये जो x है ये क्या है, ये इसका एलिमेंट है। और अगर ये एलिमेंट है, अगर ये x एक एलिमेंट है इसका, तो इसका सबसेट भी होगा, क्योंकि x कौन है, कैपिटल X, वो एक सेट है। अगर सेट है तो x जो है वो सबसेट भी होगा पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। ये बनेगी पहली इक्वेशन। मैंने बताया ना, ये पहली इक्वेशन बनी। जैसे मैंने ये कंडीशन बनाई उसी तरीके से आप सेकंड कंडीशन बनाएंगे, ये यानी कि आप राइट साइड से लेके चलेंगे। अब राइट साइड से कैसे लेके चलेंगे वो मैं आपको यहीं बता देता हूं राइट में लिख के, क्योंकि अब आपको मैंने कहा है कि आपको जो भी चीज समझनी है और आपको समझ में नहीं आ रही तो इस तरीके से आप एक संख्या लेकर उसे चेक कर लीजिए। संख्या लेकर चेक करेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके, मैं आपको इसे रब करके और राइट साइड लेके दिखा देता हूं। कंडीशन सॉल्व करने के लिए हमने कहा कि x हम लेट कर लेते हैं, x की जगह पर y लेट कर लेते हैं। y इज द एलिमेंट ऑफ दिस, यानी कि पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। y इज द एलिमेंट ऑफ दिस। अगर ये इसका एलिमेंट है तो y जो है वो एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ a भी होगा, और y जो है वो एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ b भी होगा। यानी कि a के एलिमेंट का भी पावर सेट होगा और b के एलिमेंट का भी पावर सेट होगा, अलग अलग। और अगर ये इसका एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, तो इसका मतलब y इज द सबसेट ऑफ a एंड y इज द सबसेट ऑफ b। यानी कि ये किसका सबसेट होगा, a का भी सबसेट होगा और b का भी सबसेट होगा। और अगर ये इन दोनों का सबसेट है, किसका, अगर y a का भी सबसेट है और y, देखिए अभी बताते हैं, अगर y a का भी सबसेट है और y b का भी सबसेट है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि y जो है सबसेट होगा a इंटरसेक्शन b का। देखो ना, ये दे रखा है यहां पर, ये दे रखा है कि अगर y जो है, हाँ, अगर y जो है किसका सबसेट होगा, a का भी सबसेट है और b का भी सबसेट है, तो इसका मतलब y इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। और अगर y a इंटरसेक्शन b का सबसेट है, सो दैट्स व्हाई y इज क्या, y इज द एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, हालांकि आप इस तरीके से तो लिख ही चुके हो कि अगर एलिमेंट है तो सबसेट है, और अगर सबसेट हुआ इसका कॉमन तो एलिमेंट होगा। तो यानी कि आपने अभी अभी निकाला, क्या आपने निकाला, ये देखिए, आपने पहली कंडीशन देखिए क्या बनाई। पहली कंडीशन में इसमें क्या बनाया गया है, मैंने बताया y इज द एलिमेंट ऑफ p a इंटरसेक्शन b, p a इंटरसेक्शन p b, और y इज द एलिमेंट ऑफ दिस। हम लिखेंगे सो दिस इज, यानी कि p a इंटरसेक्शन p b इज अ सबसेट ऑफ p a इंटरसेक्शन b। ओके, और यहां पर केस क्या बना, यहां पर केस क्या बना था भाई, x देखो, x के बारे में, ये इसका भी एलिमेंट है, इसका भी एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी p a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ p a इंटरसेक्शन p b। यानी कि ये कंडीशन है कि भाई a इंटरसेक्शन b इन दोनों के का सबसेट है और ये इसका सबसेट है। यानी कि बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये दोनों की दोनों वैल्यूज क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बताया है, बार बार मैं ये बात बोल रहा हूं कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस हैं और ऑफ कोर्स ये डिफरेंट है। अगर आपको समझ में नहीं आएंगे तो आप पहले दिमाग खुद से लगाइए और देन फिर मुझसे पूछिए। बस 2 ही क्वेश्चंस थे, ये दूसरा फिनिश हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने मेन पार्ट, जो हमारा है, हमारा जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चंस चैलेंजिंग है। देखो, ये क्वेश्चंस भी ऐसे नहीं है कि आप ऐसे ही कर देंगे यूं ही सॉल्व, है ना। यस, अब हम इसे पहले रब कर लें, फिर उसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं।
32 क्वेश्चन देखिए, 32, 33, 34, बस 3 ही क्वेश्चन आज की क्लास के रह गए हैं। 32 क्वेश्चन देखिए और एग्जाम क्या में आ सकता है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। कहता है अ मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्ट अ सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स। एक मार्केट जो है वो सर्वे कराती है, मार्केट रिसर्च ग्रुप, और वो 1000 कंज्यूमर्स पर सर्वे होता है एंड रिपोर्टेड दैट, और रिपोर्ट करता है 720 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट ए एंड 450 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट बी। ये उन्होंने बताया। तो आप यहां पर लिखेंगे, इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे एन ए इज इक्वल टू कितना 720, फिर लिखेंगे एन बी इज इक्वल टू कितना 450। उसके बाद आपसे कहता है टोटल कितना है, यूनिवर्सल कितना है, यूनिवर्सल 1000। 1000 लोगों पर सर्वे कराया गया, तो इसका मतलब हो गया ए को प्रोडक्ट को पसंद करने वाले 720 है और बी प्रोडक्ट को पसंद करने वाले 450 है। कहते हैं व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ प्रोडक्ट। अब आपको ये इंटरसेक्शन नहीं पूछ रहा, लीस्ट प्रोडक्ट पूछ रहा है। कम से कम ऐसे कितने व्यक्ति होंगे जो दोनों प्रोडक्ट पसंद करते हैं, कम से कम। तो आप इसको कंफ्यूज कर दिया ना, यहाँ पर एक नई चीज आ गई, ये नया क्वेश्चन आ गया, ऐसा पहले कभी नहीं पढ़ा। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आपको पढ़ना है, यहाँ पर आपको लिखना होगा पहले P, यानी कि P नहीं लिखना, N लिख लेना है। आपको लिखना है यहाँ पर N यानी नंबर्स, N A यूनियन B इज इक्वल टू, ये होता है NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, ये होता है। तो आपको पता है कि A की वैल्यू दे रखी है 720 प्लस B की वैल्यू दे रखी है 450 माइनस का, ये तो पता ही नहीं है मुझे कितना है, और यूनियन भी नहीं पता है मुझे कितना है, A यूनियन B, ये दोनों वैल्यूज नहीं पता, ये यूनिवर्स है। अच्छा, उसके बाद एन ए यूनियन बी जो है वो बराबर कितना होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 4 11 होता है, 1170 आ जाएगा माइनस का एन ए इंटरसेक्शन। अब इसने कहा है, ये देखो ये तो यूनियन आ गया, ये यूनियन है। अब यहां पर इंटरसेक्शन की जो वैल्यू है वो अगर मैंने 170 रख दी, कितनी रख दी 170, 170, यानी कि 170 ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे कंज्यूमर थे जो दोनों में से कोई सा भी प्रोडक्ट, क्या कहता है, दोनों में से दोनों के दोनों प्रोडक्ट पसंद करते हैं, लाइक बोथ, दोनों प्रोडक्ट पसंद करते हैं 170 जने। तो अगर घटाएंगे तो टोटल कितना बचेगा, यानी कि 1000 आएगा इसका आंसर। तो 1000 आएगा तो यूनियन ही यूनिवर्स हो जाएगा, यानी 1000 लोग हैं, उसमें से कितने 720 जने प्रोडक्ट ए को पसंद करते हैं, 450 जने प्रोडक्ट बी को पसंद करते हैं, और 170 ऐसे हैं जो दोनों प्रोडक्ट पसंद करते हैं। तो वो इसमें भी काउंट हो गए, इसमें भी काउंट हो गए। टोटल व्यक्ति कितने थे 1000। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है कि देखो 1000 लोगों का क्राउड था, उसमें से प्रोडक्ट ए को पसंद करने वाले कुछ लोग थे, प्रोडक्ट बी को पसंद करने वाले कुछ लोग थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो ना तो प्रोडक्ट ए पसंद करते और ना ही प्रोडक्ट बी पसंद करते। अब कंफ्यूजन है। मान लेते हैं 50 जने ऐसे थे जो ना तो प्रोडक्ट ए पसंद करते ना प्रोडक्ट बी पसंद करते। तो इसका मतलब क्या हो गया, 720 में से आप देखेंगे 50 जनों को इसे हटा दे तो 120 जने, 120 जने ऐसे होंगे जो दोनों प्रोडक्ट पसंद कर रहे होंगे। 120 जने जो इसमें भी आ गए, इसमें भी आ गए, क्योंकि 50 तो हटा ही दिया ना आपने। 1000 में से 50 घटाएंगे तो 950 बचेगा, तो यहां पर तो इक्वल टू 950 होना चाहिए। तो क्या समझ में आया आपको, आपको समझ में आया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बचा वो इंटरसेक्शन, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों प्रोडक्ट को पसंद ना करने वाले व्यक्ति भी हो। अब ऐसा क्वेश्चन पीछे एक भी नहीं आया एक्सरसाइज में, ये नया क्वेश्चन है, नया टाइप है, समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पर मैं पढ़ के बता देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियरली एक बात समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसने क्या किया, इसने टी मान लिया और एस मान लिया, एस और टी मान लिया, हमने ए और बी रखा है। इसे सॉल्व करके यहां तक वैल्यू निकाल दी, ये रही। अब उसके बाद जो लैंग्वेज लिखी है उसको पढ़िए। कहता है देयरफॉर, यहां पर पढ़िएगा ढंग से। कहता है देयरफॉर, कहता है नंबर ऑफ एस यूनियन टी, यानी कि दोनों को पसंद करने वाले जो नंबर्स हैं, इज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम है। जब मैक्सिमम होंगे जब ए इंटरसेक्शन बी इज लीस्ट, अगर ये कम से कम है तो ये मैक्सिमम होगा। कहता है आपसे बट एस यूनियन टी इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्स, यानी कि यूनियन जो होता है वो किस में से निकल के आए, यूनिवर्स में से निकल के आए। इंप्लाइज
इसका अर्थ है कि जो भी नंबर होंगे ना यूनियन के, वो या तो कम होंगे, देखो ये निशान लगाया हुआ है, या फिर बराबर होंगे 1000 के। सो मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ एस यूनियन टी इज 1000। तो मैक्सिमम वैल्यूज तो 1000 ही हो सकती है। दस द लीस्ट वैल्यू ऑफ एस इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 170। कम से कम इतनी वैल्यूज तो होगी। लीस्ट मतलब कम से कम इतनी वैल्यू, है ना, इतनी वैल्यू कितनी। सो द लीस्ट वैल्यू आप लिखेंगे, लीस्ट वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी कितनी, 170। ओके, लीस्ट वैल्यू जो है वो 170 होगी। ऐसा भी हो सकता है कि इससे ज्यादा हो जाए, इससे ज्यादा भी कॉमन हो सकते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि यहां पर जो वैल्यूज हैं, यानी कि ऐसे भी कुछ व्यक्ति होंगे जो दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट पसंद नहीं करते होंगे। तो दोनों में से कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं करेंगे। मैंने बताया जैसे 50 जने हैं, 50 जने कोई भी प्रोडक्ट पसंद नहीं करते, तो यानी कि एन यूनिवर्स में से और यूनियन को माइनस कर देंगे, ए यूनियन बी। तो यानी कि इसका मतलब हो गया 1000 में से जो दोनों में से कोई पसंद नहीं करते उसको, यानी कि नाइदर का ऐसा निशान लगाते हैं 50, तो कितने बचेंगे 950। अब आपको यहाँ पर 950 लिखना है। अब 950 को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, आप 50 इसमें और जोड़ देंगे, यानी कि 170 में 50 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो आएगा वो, जैसे कि अगर मैं 170 घटाऊंगा तो 1000, 50 और घटा दूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा 170 प्लस 50 कितना होता है, 230। ओके, सॉरी, इसमें मैंने लास्ट टाइम मैं आपको क्या कहता है, इसमें कम करके 120 कर दिया था। 120 नहीं करना, वो गलती से हो गया, यहाँ पर 230 करना है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 170 जने तो होंगे ही, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ज्यादा मतलब 230 भी हो सकते हैं। 230 होंगे तो इसका मतलब क्या कि 50 जने ऐसे हैं जो दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट पसंद नहीं करते हैं। एटलीस्ट का मतलब यही हुआ, ठीक है ना। तो इसको मैंने लिख के दिखा दिया है, आप इसको समझिए। मैंने बोला है कि प्रैक्टिकली आपको दिमाग में समझना होगा। अगर एक एक चीज को प्रैक्टिकली समझोगे देन आपको क्लियर होगा। अगर आप प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे तो फिर क्लियर नहीं होगा। तो आपको मैंने ये बता दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देख लीजिए। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, मैं यही बता सकता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, आउट ऑफ द 500 कार ऑनर्स, 500 कार ऑनर्स हैं, 400 के पास तो कार ए है, 200 के पास कार बी है और 50 के पास दोनों कारें हैं। 400 प्लस 200 माइनस का 50 के पास दोनों कारें, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा 4 और 2 6, यानी कि 550। लेकिन कार ओनर्स कितने थे, वो तो 500 ही थे। तो आपसे कहता है दिस डाटा करेक्ट, आप कहेंगे नो इट इज नॉट करेक्ट। रीजन आपको लिख के दिखा दिया है, आप इसे देख लेना। अब मैं 34 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, 34 एग्जांपल की बात कर रहा हूं, और इसको समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। 34 एग्जांपल जो है ये पहली बार आपके सामने आया है, जिसमें 3 सिचुएशन है। अभी तक तो हमने 2 सिचुएशन ही पढ़ी थी, अब 3 सिचुएशन वाला आ गया। तो इसके लिए वेन डायग्राम भी होता है और बिना वेन डायग्राम के भी आप कर सकते हो। मैं दोनों तरीके बताऊंगा, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो पहले आपको क्या दे रखा है, कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स। कहता है एक कॉलेज के अंदर जो अवार्ड रखा है वो 38 मेडल्स का रखा है। इन फुटबॉल, किसके लिए, फुटबॉल के लिए। 15 इन बास्केटबॉल, 20 इन क्रिकेट। तो आप क्या करिए, पहले इसके सॉल्यूशन में लिखिए कि एन फुटबॉल इज इक्वल टू 38, एन बास्केटबॉल इज इक्वल टू 15, एन फिर उसके बाद क्या दे रखा है आपको, क्रिकेट इज इक्वल टू 20। ओके, पहले तो आपने ये लिख दिया कि फुटबॉल, बास्केटबॉल और उसके बाद क्रिकेट के लिए इतने इतने अवॉर्डेड है ना, अवार्ड दे रखे हैं। कहता है इफ दीज मेडल्स वेंट टू टोटल 58 मेन, यानी कि आपको टोटल यूनिवर्स जो है वो दे रखा है 58 यूनिवर्स टोटल। कहता है ओनली 3 men got the medals in all 3 sports, यानी कि एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर दे रखा है 3। अब यहां पर डाउट है कि ये यूनियन ले या यूनिवर्स ले, मोस्टली स्टूडेंट्स का डाउट होगा। तो मैं बता देता हूं, ये यूनियन और यूनिवर्स के लिए क्वेश्चन में देता है। हम पहली अप्रोच यूनियन की दिखाते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये मेंशन किया है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा जो इनमें से कोई मेडल नहीं लिए, जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया है और उन्होंने मेडल्स लिए ही हैं, तो फिर ये यूनियन हो जाएगा। और अगर ऐसे कोई व्यक्ति बच गए जिन्हें कोई मेडल नहीं मिलेगा तो फिर ये यूनिवर्स हो जाएगा। ओके, तो ये बात ध्यान रखना। अभी आपसे कहता है हाउ मैनी रिसीव मेडल एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स।
कितने जने एग्जैक्ट 2 स्पोर्ट्स में रिसीव करते हैं। तो ये अभी फिलहाल आगे कोई स्टेटमेंट नहीं दिए, तो ये यूनियन हो जाएगा, यूनिवर्स ही यूनियन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एन एफ यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 58। अब आप ध्यान से समझिएगा, ये मैं आपको बिना वेन डायग्राम के बता रहा हूं, इसने वेन डायग्राम से कर रखा है। आपको बिना वेन डायग्राम के कैसे करना है मैं अभी लिख के दिखाता हूं, आप उसे कॉपी पे मेरे साथ साथ लिखिएगा तो समझ में आएगा। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, पीछे मैंने बताया था कि कॉपी पे लिख लेना। फॉर्मूला 2 के केस के लिए भी था और 3 के केस के लिए भी था। तो मैंने 2 के केस के लिए तो बता दिया था, उसका क्वेश्चन भी था। 3 के केस के लिए अब मैं लिखने वाला हूं। देखिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, लिखेंगे वी नो दैट n f union b union c is equal to n f plus n b प्लस एन सी माइनस का एन एफ इंटरसेक्शन बी माइनस का एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस का एन सी इंटरसेक्शन एफ प्लस का एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, इस फॉर्मूले को आपको बिल्कुल पता होना चाहिए और ये आपने पीछे देखा होगा ए बी सी करके लिखा था ना, ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना। अभी फिलहाल आपको क्या दे रखा है, आपको f की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू और इंटरसेक्शन की वैल्यू और यूनियन की वैल्यू दे रखी है। इन सब की वैल्यूज नहीं दे रखी। मैं इन सभी वैल्यूज को जो माइनस में दे रखा है ना, इन सबको तो लेफ्ट में ले आता हूँ और यूनियन को जो है ये राइट में ले जाता हूँ। तो माइनस का यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n f इंटरसेक्शन b प्लस n, फिर उसके बाद b इंटरसेक्शन c प्लस n c इंटरसेक्शन f इज इक्वल टू, राइट में क्या बचा, f बचा। f की वैल्यू कितनी है, 38 है, प्लस b की वैल्यू कितनी है, देखिए 15 दे रखी है, प्लस c की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है, माइनस का प्लस ये इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, माइनस का इधर आके ये माइनस हो जाएगा तो 58 दे रखी है इसकी। तो आपको समझ में आ गया कि फाइनली हमारे पास जो आएगा f इंटरसेक्शन b प्लस का b इंटरसेक्शन c प्लस का c इंटरसेक्शन f इज इक्वल टू, इन सबको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 38 प्लस 15 प्लस 20, तो 20 और 10 30 और 30 60 60 70 और 73 और 76, 76 माइनस का 58 घटाएंगे तो 18 आया। अब यहां पर पूछा क्या गया था, कह रहा है एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स खेलने वाले, ये एग्जैक्टली 2 नहीं है। अब इसको वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो वेन डायग्राम आपको बहुत क्लियरली आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अभी आप एग्जांपल्स के क्वेश्चंस करेंगे और पेपर में भी, तो ये वेन डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी। और मैंने यहाँ पर जो लिखा है 18 जो मेडल्स मिले हैं वो किस में मिले, देखो ए और एफ और बी, एफ और बी लिख लेता हूँ, चलो ए बी सी को छोड़ देते हैं, एफ और बी लिख लेते हैं। यहां लिख लेता हूं F, B और C। तो अभी आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा कि आपके सामने कह रहा है F इंटरसेक्शन B, तो F इंटरसेक्शन B क्या होगा भाई, F और B का इंटरसेक्शन तो ये होगा ना, ये आपका F और B का इंटरसेक्शन है, ये वाला हिस्सा F और B का इंटरसेक्शन। ठीक है, ये बात समझ में आती है, F और B का इंटरसेक्शन। फिर B और C का इंटरसेक्शन, तो B और C का जब इंटरसेक्शन आप करेंगे तो गौर से देखिए ये ओवरलैप हो गया कि नहीं हो गया, B और C का इंटरसेक्शन। देखो ना, ये वाला पार्ट जो था, ये वाला पार्ट इसमें वापस पहले वाले, यानी कि इसके अंदर इंटरसेक्शन था, इसमें भी इंटरसेक्शन था, इसमें भी इंटरसेक्शन था, तीनों में जुड़ जाएगा। कैसे, तीसरा वाला हिस्सा देखो, जब F और C की बात करेंगे, F और C में ये भी आ गया, अब तो ये तीसरी बार ओवरलैप हो गया, यानी जो इंटरसेक्शन थे वो इसमें भी आ गए, इसमें भी आ गए, इसमें भी आ गए, जो तीनों खेल को खेलते थे। और मुझे तो एग्जैक्टली निकालना है, एग्जैक्टली वाला केस कौन सा होगा, एक तो ये एग्जैक्टली वाला केस होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, बस इतना हिस्सा होना है जो ये आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला हिस्सा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे वेन डायग्राम के थ्रू देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि अभी हमारा आंसर नहीं आया है। तो कैसे आएगा, हम इसको लिख सकते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं एग्जैक्टली, हम पहले लिखेंगे एग्जैक्टली F एंड B इज इक्वल टू N F इंटरसेक्शन B माइनस का N F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये एग्जैक्टली कहलाता है कि उसमें से जो इंटरसेक्शन है वो हटा दीजिए। तो यहां पर ये संख्या का तो पता नहीं है, बट इस संख्या का तो पता है, -3 होगा,
तो फिर ये एग्जैक्टली आ जाएगा। तो इसका इसका और इसका तीनों का एग्जैक्टली कैसे निकलेगा मैं बताता हूं। मैं इसमें से माइनस कर देता हूं 3। क्या माइनस कर देता हूं? 3। कैसे? यहां से मैं 3 माइनस करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? लिखूंगा यहां पर एग्जैक्टली एफ एंड बी माइनस का 3। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ और बी एग्जैक्टली प्ले करने वाले नंबर ऑफ प्लेयर एग्जैक्टली एफ एंड बी, या ओनली भी लिख सकते हैं, ओनली एफ एंड बी। और माइनस क्या कर दिया? 3 माइनस कर दिया, यानी कि जो तीनों में इंटरसेक्शन था। ऐसे ही इसमें से भी माइनस करेंगे और इसमें से भी माइनस करेंगे। अगर लेफ्ट साइड में माइनस करेंगे तो राइट साइड में भी माइनस करेंगे। तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे कि लेफ्ट में और राइट में दोनों में माइनस करके आप निकालेंगे लेट एग्जैक्टली एफ एंड बी, है ना, इज इक्वल टू, आप इसका नाम रख देंगे और उसका नाम रख देंगे एक्स, है ना, एग्जैक्टली बी एंड सी इज इक्वल टू वाई, एग्जैक्टली सी एंड एफ इज इक्वल टू जेड। आपने मान लिया इसको एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 3 प्लस वाई माइनस 3 प्लस जेड माइनस 3, अगर मैं माइनस करूंगा तो एग्जैक्टली आएगा, यानी कि इसमें से, सॉरी माइनस क्यों करूंगा, प्लस कर देता हूं ना। ये संख्या क्या लिखी है? एग्जैक्टली ये लिखा है, प्लस का फिर ये प्लस, फिर ये प्लस, इज इक्वल टू 18। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूं एग्जैक्टली एफ और बी में मेडल लेने वाले कितने जने हैं? एक्स, उसमें 3 और जोड़ दीजिए, 3 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी। ऐसे इसमें 3 जोड़ दीजिए, ऐसे इसमें 3 जोड़ दीजिए। 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना होता है? 3 3 6 और 3, 3 और 3 6 और 3 9। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू आ जाएगा 18 माइनस 9। फाइनली 9 इज द फाइनल आंसर। आप देख सकते हो, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार आप इसका एग्जाम्पल और अच्छे से देख लेना, मैंने अपने तरीके से समझाया है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए इसने बता रखा है इस तरीके से कि 18 टोटल मेडल्स के थे, और उसके बाद ये पढ़ लेना। उसके बाद इसने ABCD लिखा है, मैंने XYZ लिखा है, और इसने आंसर निकाला है 9। ओके, किस तरीके से निकाला है आपको समझ में आ गया। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि मिसलेनियस के पहले 2 क्वेश्चंस जो थे वो तो आपको क्लियर है बिल्कुल, जो पीछे पढ़ रखा था, लेकिन बाकी के क्वेश्चंस जितने भी एग्जांपल्स थे, ये वाला एग्जांपल 31 और 30 की बात करूंगा तो मैंने कहा था ये एग्जाम में आने के लिए चांसेस नहीं होते। अगर टीचर्स कहते हैं आपके स्कूल के कि आएंगे तब कर लेना। ओके, और उसके बाद के जो मैंने एग्जांपल्स कराए हैं ये एग्जांपल्स कॉपी पे होने चाहिए क्योंकि अच्छे हैं और एग्जाम में आते हैं। अब आपका होमवर्क है कि आप मिसलेनियस की पूरी एक्सरसाइज करेंगे। लेंथी एक्सरसाइज है, 16 क्वेश्चंस है। तो अगली क्लास में हम इस मिसलेनियस के अनसॉल्व क्वेश्चंस को कवर करेंगे।